नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की ताजा और मुख्य समाचार और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। 24 साल के लंबे इंतजार के बाद आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में इस एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। करीब 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बना ये एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट माना जा रहा है। इस परियोजना के शुरू होने से न सिर्फ हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि रोजगार और क्षेत्रीय विकास को भी बड़ी गति मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 को देहरादून में नई गति मिली है, जहां नगर निगम ने 5 लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की है। प्रत्येक लाभार्थी को 20,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में भेजी गई। महापौर सौरभ थपलियाल ने इस पहल के तहत लाभार्थियों को राशि प्रदान की और कहा कि इससे शहरी गरीबों को अपने घर के निर्माण में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक आवास सुविधा पहुंचाना है, जिससे शहर में रहने की स्थिति बेहतर हो सके। असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो के चुनावी अभियान की कमान संभाल ली है। वे शुक्रवार शाम असम पहुंचे और आज कोकराझार के गोसाई गांव से पार्टी के प्रचार अभियान का शंखनाद करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे के जरिए पार्टी पूर्वोत्तर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। चुनावी माहौल के बीच नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है और विभिन्न दलों के बीच सियासी मुकाबला तेज होता नजर आ रहा है। रांची में एलपीजी गैस की किल्लत के बीच पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी की मांग तेजी से बढ़ रही है। मार्च 2026 के दौरान करीब 2,000 नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं, जिससे अब शहर के लगभग 24,000 घरों तक यह सुविधा पहुंच चुकी है। गैस संकट के चलते लोग वैकल्पिक और आसान विकल्प की ओर रुख कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में और अधिक घरों को पीएनजी से जोड़ने की योजना है, ताकि लोगों को गैस की कमी से राहत मिल सके और आपूर्ति व्यवस्था बेहतर हो सके। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने इस वित्तीय वर्ष में 11,000 से अधिक फ्लैट बेचकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इनमें करीब 60% फ्लैट ईडब्ल्यूएस और जनता श्रेणी के हैं, जिससे आम लोगों को सस्ते घर का विकल्प मिला है। प्राधिकरण को इन बिक्री से 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व की उम्मीद है। इसके साथ ही डीडीए ने भारी छूट के साथ नई बुकिंग भी शुरू कर दी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर का सपना पूरा कर सकें। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई का तरीका बदलने जा रहा है, जहां कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की शिक्षा दी जाएगी। ये कार्यक्रम एनसीईआरटी मॉडल पर आधारित होगा और इसमें दीक्षा प्लेटफॉर्म की सुविधाएं भी शामिल रहेंगी। इसके तहत छात्र मशीन लर्निंग, डिजिटल स्किल्स और नई तकनीकों की जानकारी हासिल करेंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से छात्रों को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार किया जा सकेगा और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब गुरुग्राम के गारमेंट उद्योग पर भी साफ दिखने लगा है, जहां रेडीमेड कपड़ों के निर्यात में करीब 25% की गिरावट आई है। इस गिरावट के चलते हजारों कारीगरों की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं और उद्योग से जुड़े कारोबारियों को भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जल्द स्थिति सामान्य नहीं हुई तो इसका असर और गहरा हो सकता है, जिससे स्थानीय रोजगार और निर्यात कारोबार दोनों प्रभावित होंगे। संभल में राशन कार्ड को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां खाद्य एवं रसद विभाग ने आयकर रिटर्न भरने वाले लोगों के कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच के दौरान करीब 30,000 ऐसे लाभार्थी पाए गए जो आयकर दाता होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे थे, जिसके बाद उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। जिले में कुल 3.77 लाख राशन कार्ड धारक हैं और अधिकारियों का कहना है कि यह कदम वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक सस्ता राशन पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि पात्र लोगों को ही योजना का लाभ मिल सके। फरीदाबाद में किसानों को अब अपनी फसल बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने मंडियों में खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए यह गाइडलाइन जारी की है। अधिकारियों के अनुसार बिना रजिस्ट्रेशन के किसानों की फसल की खरीद नहीं की जाएगी, इसलिए सभी किसानों को समय रहते पोर्टल पर अपनी फसल का विवरण दर्ज करना जरूरी होगा। इस कदम से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और किसानों को भुगतान भी समय पर मिल सकेगा।
ग्रेटर फरीदाबाद में लंबे समय से खराब सड़कों की समस्या झेल रहे हजारों निवासियों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करीब 12 साल बाद मास्टर सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, जिसमें विशेष 2 परत वाली सतह बिछाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद न सिर्फ यातायात सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र के लोगों को रोजाना आने जाने में भी बड़ी सहूलियत मिलेगी और बुनियादी ढांचा पहले से बेहतर होगा। उत्तराखंड को वैश्विक वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना की प्रगति की जानकारी दी है। चोपता और दुगल-बिट्टा जैसे खूबसूरत क्षेत्रों में तैयारियां जारी हैं और इसके लिए एक विशेष नीति भी बनाई जा रही है। सरकार का मानना है कि इस पहल से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। पश्चिम एशिया संकट के भारत पर संभावित असर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाए रखने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि सभी राज्य टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें, ताकि किसी भी वैश्विक चुनौती का प्रभाव देश पर कम से कम पड़े। इस दौरान राज्यों को सतर्क रहने और जरूरी तैयारियां बनाए रखने की सलाह भी दी गई। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल तेज होता नजर आ रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल को उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। यह इलाका भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है और पार्टी यहां पहले भी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। ऐसे में इस रैली को काफी अहम माना जा रहा है, जिससे चुनावी रणनीति को धार देने और मतदाताओं को साधने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली विधानसभा ने 2026 से 27 के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपए का ग्रीन बजट सर्वसम्मति से पारित कर दिया है, जिसे राजधानी का अब तक का सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट माना जा रहा है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण सुधार, ट्रांसपोर्ट और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर खास जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दौरान पूर्व सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन और भारी कर्ज छोड़ने का आरोप भी लगाया। सरकार का कहना है कि इस बजट के जरिए दिल्ली में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, जहां पूरे क्षेत्र को 5 स्तरीय सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने करीब 5000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में यह व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक, एंटी ड्रोन सिस्टम और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय शामिल है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की चूक ना हो, इसके लिए पूरे इलाके को पूरी तरह सुरक्षित और निगरानी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। परिवहन विभाग ने 6 जिलों में इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 12.60 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। ये स्टेशन आजमगढ़, बलिया, मेरठ, बदायूं, झांसी और जालौन में बनाए जाएंगे, जिससे सार्वजनिक परिवहन को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से ई बस सेवाओं का विस्तार होगा और प्रदूषण कम करने के साथ साथ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 872 वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने का फैसला किया है। इस यात्रा पर करीब 1,34,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे और सभी सुविधाएं बुजुर्गों को मुफ्त में दी जाएंगी। इस योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु के कम आय वाले लोगों को मिलेगा, जिससे उन्हें बिना किसी आर्थिक बोझ के धार्मिक यात्रा का अवसर मिल सकेगा। अधिकारियों के अनुसार ये पहल बुजुर्गों को सम्मान और सुविधा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने वाले शिक्षक साकेत पुरोहित के निलंबन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ग्वालियर खंडपीठ ने इस कार्रवाई को गलत ठहराते हुए अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए और इसे सस्पेंशन सिंड्रोम करार दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना उचित जांच के दबाव में आकर किसी को निलंबित करना उचित नहीं है। यह फैसला प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता को भी उजागर करता है।
मऊ में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना जहां गरीबों के लिए राहत बन रही है, वहीं बड़ी संख्या में अपात्र आवेदकों के सामने आने से कई आवेदन रद्द किए जा रहे हैं। अब तक करीब 6,574 आवेदन अस्वीकृत हो चुके हैं, जबकि 7,557 आवेदक पात्र पाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच प्रक्रिया को सख्त किया गया है ताकि केवल जरूरतमंद लोगों को ही योजना का लाभ मिल सके और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी खाली जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार की योजना के तहत मुख्य मार्गों पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और पेट्रोल पंप विकसित किए जाएंगे, जिससे समितियों की आय बढ़ सके। इस पहल की शुरुआत मार्कफेड द्वारा की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि सरकार जल्द ही 20 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत इलाज की सुविधा बिना सीधे भुगतान के मिलेगी, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा। कर्मचारियों को इसके लिए अपने मूल वेतन का 1% और पेंशनरों को 4% अंशदान देना होगा। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और बड़ी बीमारियों के इलाज में आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी। सीतामढ़ी में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है, जहां शनिवार को 1 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा। डुमरा स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस मेले में करीब 3,500 पदों पर नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। इसमें 25 कंपनियां भाग लेंगी और युवाओं को रोजगार के साथ करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि ये मेला स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उनके भविष्य को बेहतर दिशा देने में मददगार साबित होगा।